हमारा अगला कार्यक्रम होगा इनसे मिलिए। लीजिए सुनिए, इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है पंकज मेश्राम। इनसे मिलिए कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को पंकज मेश्राम का नमस्कार। श्रोताओं, शौकिया तौर पर शुरू किए गए कुछ खेल कब रुचि और जुनून में परिवर्तित हो जाते हैं, ये जानना जितना दिलचस्प होता है उतना ही प्रेरक भी। आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप जी। आकर्षि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पंकज जी। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बैडमिंटन से दोस्ती कब हो गई आपकी? जब मैं 8 इयर्स की थी 2009 में, तब मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था। बट बैडमिंटन से पहले मैं काफी और स्पोर्ट्स भी खेलती थी एज अ रिक्रिएशन। तो लेकिन 2009 में मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही उसकी, किसने आपको प्रेरित किया? कोई खास कारण था इस क्षेत्र में बैडमिंटन को ही चुनने का? बहुत सारे खेल थे जैसा आपने कहा, लेकिन आखिरकार आपने चुनाव बैडमिंटन का किया, तो इसकी कोई खास वजह थी? बैडमिंटन एक्चुअली मुझे बहुत पसंद था पहले से ही, एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था बैडमिंटन से। तो मैंने ये स्टार्ट किया, बुर्ज में ही स्टार्ट किया था और भिलाई इंडोर स्टेडियम में। तो मैं 2 जगह खेलने जाती थी। बैडमिंटन मुझे स्टार्टिंग से ही, मतलब जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे इसे एज अ प्रोफेशन ही लेना है, क्योंकि बैडमिंटन की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। उस समय वो काफी ज्यादा ग्रो भी कर रहा था, क्योंकि साइना नेहवाल बहुत ही अच्छा कर रही थी। तो बैडमिंटन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था और गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा स्पोर्ट मेरे पेरेंट्स को लगा, क्योंकि वो इंडोर स्पोर्ट है, इसलिए भी उन्होंने मुझे बैडमिंटन से इंट्रोड्यूस करवाया। और सबसे अच्छी चीज मैंने जैसे बताया कि वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना होता है बैडमिंटन में कि हमें पार्टनर की गलती से हम हार गए या फिर पार्टनर की गलती से हम जीत गए या टीम अच्छा नहीं खेली। तो सब कुछ अपने ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर हम अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो हम ही जीतेंगे और हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते अपने अलावा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई लाइक अबाउट बैडमिंटन। जी, यदि हम शुरुआती सफलताओं और असफलताओं की बात करें तो कौन सी बातें आपके ज़हन में आती हैं? स्टार्टिंग जब मैंने किया था तब मैं इतना अच्छा अंडर 13 में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे। मेरे हाईएस्ट 13 में इंडिया रैंक 7 था। तो 30 में कोई भी इंडिया में टाइटल नहीं जीत पाई थी, क्योंकि काफी ज्यादा बड़े और एक्सपीरियंस प्लेयर जो है, कई एज फॉर प्लेयर्स भी थे, तो वो सारे टाइटल वो लोग जीतते थे। 13 में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, बट मैंने होप्स नहीं छोड़ी और गिव अप नहीं किया इतना जल्दी। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी की लाइफ में, कि अगर आपको अर्ली फेजेस में अचीवमेंट या सक्सेस नहीं मिलता है तो लोग गिव अप कर देते हैं। बट वी हैव टू हैव पेशेंस, और पेशेंस से ही अभी मैं जीत रही हूँ, और अभी भी मैं पेशेंट ही हूँ, क्योंकि बहुत सारा और जीतना लाइफ में बाकी है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ कब आया, जो एक बड़ी सफलता को लेकर आया और जिससे आपको लगा कि यहाँ से मुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लगातार आगे बढ़ते जाना है? वो केस था मेरा 13th बर्थडे। 13th जब मैं 13 इयर्स की हुई तब मैं अपना फर्स्ट रैंकिंग टूर्नामेंट जीती थी, जो कि शिवा काशी में हुआ था अंडर 15 में। तो वो मेरा फर्स्ट ऑल इन दैट टाइटल था, और उसके बाद से ही मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं भी जीत सकती हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कोई भी प्लेयर उस समय नहीं जीतता था। आई मीन सिर्फ मैं ही थी जिसने सिंगल्स, गर्ल सिंगल्स में जीता है। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा बूस्ट था, क्योंकि जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करती थी उन्होंने कभी भी मतलब इतना ज्यादा लेवल का नहीं खेला था उस टाइम पर। मेरे लिए वो जीत सबसे ज्यादा जरूरी थी, और मेरे कोचेज और जो मेरे प्लेयर्स थे, जो मेरे स्पैरिंग पार्टनर्स थे,
उनके लिए भी मेरी जीत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मेरे जीत से उनको भी फील हुआ कि नहीं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम भी जीत सकते हैं अगर आकर्षी जीत सकती है तो आई थिंक वो मेरे लिए भी और मेरे सारे प्लेयर्स जो मेरे साथ खेलते थे फ्रेंड्स, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। जी, उस वक्त आपके कोच कौन थे जब आप छत्तीसगढ़ में थी और शुरुआती दौर में तैयारी कर रही थी और आपको जब एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने का मौका मिला? जब मैंने स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग 3-4 इयर्स तक मुझे संजय मिश्रा सर ने सिखाया भिलाई स्टील प्लांट में, बट फिर संजय सर का ट्रांसफर हो गया रायपुर में, सो अभी वो रायपुर में सिखाते हैं, बट मैं भिलाई में ही खेलती हूँ। यदि हम अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 की बात करें तो वहाँ आगे चलकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, उस रिजल्ट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। वो प्रतियोगिता आपने कहाँ खेली और उसके परिणाम क्या रहे? जब मैं अंडर 15 आई तब से ही मेरा जीतना स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा नेशनल्स में जी। तो मैं अंडर 15 नेशनल चैंपियन बनी 2015 में। उसके बाद जैसे ही मैं 17 में आई, एक्चुअली मेरा रैंक उस समय नंबर 3 था इंडिया में जी, अंडर 17 में, और 19 में भी अंडर 10 मेरा रैंक था। बट स्टार्टिंग टूर्नामेंट में ही मैंने डबल टाइटल जीता, अंडर 17 और अंडर 19। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, भिलाई में भी कोर्ट्स बंद थे और मैंने इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया नहीं था। बट मैं दोनों टाइटल जीती। बैंगलोर में हुआ था वो टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट, मैं दोनों टाइटल जीती। उसके तुरंत बाद त्रिवेंद्रम में हुआ था टूर्नामेंट, वहां पर भी मैंने डबल टाइटल जीता। उस समय मैं सिंगल्स, अंडर 17 सिंगल्स, 19 सिंगल्स और अंडर 17 डबल्स खेला करती थी। तो 3 इवेंट्स एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाते थे, बट उस समय इतनी मैच्योरिटी नहीं थी जी। तो मैं 3 इवेंट खेलती थी, तो यूजुअली क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के दिन मेरे 6 मैचेस हो जाते थे एक ही दिन में। तो उसका खामियाजा मैंने भुगता बाद में। आई मीन हाँ, क्योंकि मैं टायर्ड हो गई थी। अंडर 19 सिंगल्स में यूजुअली अंडर 19 के इवेंट आते आते तक मैं थकने लगती थी, और क्योंकि मैं सारे इवेंट्स अच्छा खेलती थी तो मैं हमेशा सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में रहती ही थी टूर्नामेंट्स में। और 1 साल तक मैंने लगातार अंडर 17 टूर्नामेंट, जितने भी ऑल इंडिया 17 टूर्नामेंट्स हुए हैं वो सब में मैं विनर रही हूँ, और उसके साथ कई टूर्नामेंट्स में मैं अंडर 19 विनर भी रही हूँ। और एक इंसिडेंट है जी, जो मेरा फर्स्ट अंडर 17 और अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप हुआ था उडुपी में। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने तीनों इवेंट खेले थे, तो सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स वाले दिन मेरे 6 मैचेस हुए। डबल्स में सेमीफाइनल्स हारी, बट नेक्स्ट डे मेरा अंडर 17 सिंगल्स और अंडर 19 सिंगल्स का फाइनल मैच था। तो मैं काफी ज्यादा थक गई थी। अंडर 17 नेशनल चैंपियन बनने के बाद सिर्फ 1 ही घंटे का गैप था मेरे 19 सिंगल्स के लिए, और जो एक्साइटमेंट है उसके हिसाब से मैं बहुत ज्यादा वार्म अप कर रही थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बट फर्स्ट सेट जीतने के बाद सेकेंड सेट लीड में थी अंडर 19 के मैच में, बट मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया ड्यू टू फटीग। तो उस वजह से मेरा 19 का टाइटल्स 2016 में छूट गया। तो मैं अंडर 17 नेशनल चैंपियन बनी और अंडर 19 की रनर्स अप रही। हालांकि उसके बाद भी मैंने गुवाहाटी में हुआ जो नेशनल चैंपियनशिप था 2017 में, उसमें मैंने फिर से दोनों इवेंट्स खेले। उस समय मैंने डबल्स नहीं खेला, उस समय मैंने फिर से अंडर 17 और अंडर 19 सिंगल्स खेला, और वहां पे मैं नेशनल चैंपियन बनी दोनों का फिर से। उसके बाद फिर एक और 2018 में भी लखनऊ में हुआ था। उस समय मैं 17 नहीं थी, तो मैं अंडर 19 आ चुकी थी, तो वहां पे भी मैं नेशनल चैंपियन बनी अंडर 19 का। एंड देन मेरा 1 ईयर 19 का बचा हुआ था, क्योंकि मैं 17 इयर्स की थी, मैं और 19 खेल सकती थी, बट मैंने अंडर 19 खेलना फिर बंद कर दिया और सीनियर्स पे ध्यान देने लगी। बिकॉज मेरे सीनियर्स में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे और मैं सीनियर्स में भी नंबर 1 बन चुकी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सीनियर्स पे फोकस करूंगी। आकर्षी जी, हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में इस वक्त एक गीत की बारी है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगी और अपने साथ साथ हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी सुनवाना पसंद करेंगी। दंगल की मूवी का एक्चुअली बापू सेहत के लिए वाला सॉन्ग आई लाइक इट द मोस्ट जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने दंगल मूवी देखी थी तो मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर हो चुकी थी कि मैंने नेक्स्ट डे जाके बॉयकॉट करा लिया था। अच्छा, तो आइए आपकी पसंद पर ये गीत सुनते हैं फिल्म दंगल से। और करम बच्चों पे सितम
इनसे कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है और आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप जी। आकर्षी जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब लगातार आपको सफलताएं मिलती गईं और आपने ये कहा कि बाद में अंडर 19 के बाद आपने पूरी तरह अपना ध्यान सीनियर पर केंद्रित कर दिया, हमने जब आपके बारे में जानना चाहा तो हमें यह भी पता चला कि आपने प्रकाश पादुकोणे जी की एकेडमी ज्वाइन की थी। इसके पीछे कोई खास वजह, किसी से सलाह मशवरा किया था, आप कैसे गई वहां तक? जैसा कि मैंने बताया, मैं अंडर 17 और अंडर 19 का जो फर्स्ट टाइम डबल टाइटल लिया था वो मैंने बैंगलोर में लिया था। तो तभी मुझे विमल कुमार सर जो कि प्रकाश पादुकोणे एकेडमी के चीफ कोच हैं जी, उन्होंने मुझसे बात की थी और मैं इसलिए बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन की क्योंकि भिलाई में शायद इतने ज्यादा उस वक्त इतने ज्यादा स्पेयरिंग पार्टनर्स नहीं थे। संजय सर भी रायपुर शिफ्ट हो चुके थे, तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे स्पेयरिंग पार्टनर्स के लिए मैंने प्रकाश पादुकोणे बैडमिंटन ज्वाइन की थी। बट ड्यू टू पर्सनल रीजंस 1.5 years बाद मैंने वो एकेडमी छोड़ दी। जब से हम देख रहे हैं कि इस तरह की एकेडमी हमारे यहाँ काम कर रही है, खासतौर पे पुलेला गोपीचंद साहब की बात करें या प्रकाश पादुकोणे जी की बात करें, इस तरह की एकेडमियों ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस तरह की जो एकेडमी होती है वो किस तरह के मापदंड रखती हैं, कैसे खिलाड़ियों को वो चुनती हैं, और कोई खिलाड़ी यदि बचपन में ही वहां शामिल होना चाहता है तो क्या उसकी फीस किस तरह की होती है? पहले तो मैं आपसे मापदंड जानना चाहूंगा। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैं बचपन से ही भिलाई में ही प्रैक्टिस करते आई हूँ जी। और जब मैं अंडर 19 और 17 नेशनल चैंपियन बन चुकी थी तब मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की, प्रकाश पादुकोणे एकेडमी। तो मुझे तो उन्होंने ही बुलाया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट प्रकाश पादुकोणे एकेडमीज और गोपीचंद एकेडमीज में यंग एज में एंट्री मिलना आसान है, बजाय कि अगर आप मतलब 17 या 19 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप 17 या 19 इयर्स के हैं देन यू शुड हैव सम गुड रिजल्ट्स इन द नेशनल लेवल, तभी आप वो एकेडमीज आपको एक्सेप्ट करती हैं, वरना आई डोंट थिंक वो एक्सेप्ट करती हैं जी। दूसरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि इस तरह की एकेडमियों में किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और जो खेलने का माहौल, जैसे आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का आपको भिलाई में नजर नहीं आया, तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां प्रोवाइड किया जाता है? और जैसे आपने एक बात और कही कि स्पेयरिंग पार्टनर, वहां पर तो इस तरह की कोई कमी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो आपके समकक्ष होते हैं और इससे आपको सीखने को भी मिलता है और एक तरह की प्रतियोगिता लगातार बनी रहती है। इस बारे में आपके अनुभव हम आपसे जानना चाहेंगे। बाहर जैसे मेट्रो सिटीज है वहां पर काफी ज्यादा बड़े हॉल्स होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाता है भिलाई, मतलब जहाँ हम लोग रह रहे हैं और जहाँ मैचेस होते हैं उस हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 कोर्ट्स ही हैं एक साथ, बट हम जब बाहर जाते हैं तो 16 कोर्ट्स, 20 कोर्ट्स, इतने बड़े हॉल रहते हैं। हॉल की हाइट अलग रहती है, एयर कंडीशन हॉल रहते हैं, तो ये सब डिफरेंस आ जाता है। तो जब भी हम मैचेस खेलते हैं तब शटल कनेक्शन होना या ड्रिफ्ट के साथ खेलना, ये सब हम छोटे हॉल्स में खेल कर नहीं सीख पाते हैं। तो इसके लिए आई थिंक बाहर जाना एक ना जरूरी हो जाता है। और स्पैरिंग पार्टनर जैसे बोला कि वहाँ पे सारे जो टॉप प्लेयर्स है वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, तो कॉम्पिटिटर को हमेशा साथ में देख रहे हैं तो आपको हमेशा ऐसा फील आएगा कि मुझे इससे ज्यादा करना है या मुझे एटलीस्ट इससे कम नहीं करना है, या फिर वो मेहनत कर रहा है मुझे भी करना चाहिए। तो जो भी अपने साथ जो प्लेयर्स हैं उनको देख के तो हमेशा ही मोटिवेटेड फील होता है जी। और किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? जैसे कि प्रकाश पादुकोणे एकेडमी में जब मैं थी तब बहुत अच्छे हॉल्स थे, उसके साथ साइड में स्विमिंग पूल था एंड देन वहीं पे जिम था। तो लाइक सारे जो भी एक प्लेयर को रिक्वायरमेंट रहता है वो एक ही कैंपस में अवेलेबल रहता है, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। देन वी हैव एक्सपर्ट कोचेस देयर, जो कोचेस ने खुद भी बैडमिंटन खेला है और पढ़ाई की है एंड देन वो अभी हमें सिखा रहे हैं। तो वी हैव द एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट एंड
knowledgeable coaches. जी, एक बात और आपसे जाननी थी, जैसे हम एशियन गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, साउथ एशियन गेम्स की बात करें, वहां पर तो हम भारतीय टीम का नेतृत्व करते हैं, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे दुबई इंटरनेशनल होते हैं, जैसे आप बोले दुबई या सिंगापुर ओपन हो गया, तो उसके लिए आपका वर्ल्ड रैंक होना जरूरी है। वर्ल्ड रैंक बनाने के लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटे टूर्नामेंट से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको एंट्री मिलना मुश्किल होता है बड़े टूर्नामेंट्स में। तो सबसे छोटा टूर्नामेंट होता है फ्यूचर सीरीज, उसके बाद सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज, उसके बाद इंटरनेशनल चैलेंज। तो अभी 2 इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट्स इंडिया में ही होने वाले हैं, नागपुर में और रायपुर में। 13 सितंबर से स्टार्ट है नागपुर में, एंड देन रायपुर में 28 सितंबर से है। ये 3 लेवल होते हैं, एंड देन ग्रेड 2 टूर्नामेंट्स में आता है सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500, सुपर 700, 750 एंड सुपर 1000। तो अगर जैसे जैसे आप इनिशियल जो लेवल के टूर्नामेंट्स है उसमें अच्छा खेलते जाते हैं तो आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो आप जैसा भी खेलते हैं, जैसे आपने फाइनल जीता तो आपको 4000 पॉइंट्स, तो इस हिसाब से आपके पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, और जितने ज्यादा आपके पॉइंट्स रहेंगे आप उतने ज्यादा हाई लेवल के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आकर्षि जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि बैडमिंटन कोई सस्ता खेल तो है नहीं, काफी महंगा गेम है। यदि कोई इस खेल को पहले रुचि के रूप में और फिर आगे चलकर प्रोफेशनली अपना लेता है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? जैसा कि आपने कहा कि सच में बैडमिंटन एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, और अभी जिस शटल से मैं खेलती हूँ AS50, वो एक शटल ही 250 अराउंड 250 कॉस्ट होती है, एंड दिन भर में मैं एटलीस्ट 8 to 10 शटल्स यूज करती हूँ जी। तो बैडमिंटन सच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। और बचपन में भी जैसे जब मैंने इनिशियल लेवल में स्टार्ट किया था, तब मैं इतने अच्छे क्वालिटी के शटल्स से नहीं खेलती थी और इतने अच्छे रैकेट्स से भी नहीं खेलती थी। तो धीरे धीरे जैसे ही इम्प्रूवमेंट होता गया और मैं रिजल्ट लाते गई, तो हम भी और इन्वेस्ट करने लगे स्पोर्ट में। एंड देन जब मैं अंडर 17 की थी, अंडर 17 नेशनल चैंपियन बनने के बाद मुझे ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, जो कि एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया, तो उनकी हेल्प रही। एंड देन माइक्रो लैब्स करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने भी मुझे कुछ साल हेल्प किया फाइनेंशियली। एंड देन और भी जैसे इक्विपमेंट पार्टनर्स योनिक्स है, तो मैं भी योनिक्स का रैकेट और योनिक्स के शूज वगैरह यूज करती हूँ, तो वो मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं जी। तो ये सारे स्पॉन्सर्स आपको मिलते हैं जब आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं जी जी जी। इनसे काफी हेल्प हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं, खासतौर पे जैसे हम दुबई या सिंगापुर इंटरनेशनल मैचों की बात करें, तो वहां बहुत बड़ी प्राइज मनी होती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप कि कितना कुछ एक प्लेयर को, यदि वो विजेता होता है तो उसको मिल जाता है पैसा, और आगे चलकर उसी के काम आता है ये खेल, क्योंकि काफी महंगा है जी। तो जैसे अब जितने ज्यादा बड़े टूर्नामेंट जीतते हैं, जैसे अगर आप 100 जीते तो प्राइज मनी थोड़ी कम होगी, अगर आप 300 का टूर्नामेंट जीते तो ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज होता है प्राइज मनी। तो ऐसे ही जितने बड़े लेवल के आप टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो आपको उतना ज्यादा प्राइज मनी मिलता है, और ये प्राइज मनी ऑब्वियसली वापस हमें ही काम आता है हमारे नेक्स्ट टूर्नामेंट्स का एक्सपेंस उठाने के लिए, या फिर जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके लिए जी। और ये वाइट मनी होता है क्योंकि टैक्स डिडक्ट होके आता है जी। तो जितना ज्यादा आप टूर्नामेंट्स, बड़े टूर्नामेंट्स जीतते हैं, उतनी ज्यादा आपको प्राइज मनी मिलती है जी। अभी यदि हम 2019 की बात करें और 2022 की बात करें, तो भारतीय टीम ने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था वुमेन्स टीम ने, और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स्ड टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। यहाँ के जो अनुभव थे वो कैसे थे आपके? जो आप बोल रहे हैं साउथ एशियन गेम्स, वो नेपाल में हुआ था जी, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और कहना चाहूंगी कि मेरे जीतने के बाद मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने गुंडाधुर अवार्ड से भी मुझे अवार्ड मिला स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस टूर्नामेंट में सेलेक्टेड थी, और काफी अच्छा टीम सपोर्ट था हमारे बीच।
टीम स्पिरिट थी जी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है, और उसमें इंडिया के तरफ से खेलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात थी। और हमने टीम इवेंट्स में सिल्वर मेडल भी जीता, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। वहां पर जब मैं कोर्ट में जाती थी तो बहुत इंडियन फैंस थे वहां पर, और मोस्टली मुझे टीवी कोर्ट में ही खेलने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। थोड़ा प्रेशर भी था, बट मैंने बहुत ही अच्छे से उसे डील किया, तो आई एम वेरी हैप्पी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में आज अच्छे प्लेयर हैं, खासतौर पे यदि हम पुरुष बैडमिंटन की बात करें या महिला बैडमिंटन की बात करें, तो आपके जो आदर्श खिलाड़ी हैं वो कौन हैं? इंडिया काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, एंड हमारे जो बैडमिंटन मेंस सिंगल्स प्लेयर है उसमें भी काफी ज्यादा लोग जो है वो टॉप 50s में है। इवन वुमेन सिंगल्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हाँ, मेरी आइडल पीवी सिंधु और श्रीकांत किदाम्बी हैं जी। और अब तक खेले गए जो सबसे अच्छे मुकाबले आपके लिए रहे हैं, जो आज भी आपको बहुत यादगार नजर आते हैं, ऐसे मुकाबलों की यदि हम बात करें, जानना चाहें आपसे, तो कौन सा ऐसा मुकाबला था जो ऐसा लगता है कि अब तक का आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा? सबसे ज्यादा रीसेंट तो मेरे ट्रायल्स का फाइनल्स था, जो बीआई ने सिलेक्शन ट्रायल्स करवाया था। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ एक ही प्लेयर का सिलेक्शन होना था पूरे ट्रायल्स में, तो मेरे ट्रायल्स का फाइनल ही मेरा अभी तक का सबसे मेमोरेबल मैच रहा है। और एक और मेमोरेबल मैच है जो मैं 13th बर्थडे में अपना फर्स्ट टाइटल जीती थी शिवाकाशी में, अंडर 15 सिंगल्स का। तो ये दो अभी तक के मेरे सबसे ज्यादा मेमोरेबल मैचेस हैं। जी, यदि हम बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ की स्थिति को जानना चाहें, तो आज जैसे आप जैसे खिलाड़ी सामने आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनका बहुत बड़ा नाम है, आपकी इस तरह की उपलब्धियों को देखकर या उसके बाद तैयार होने वाले खिलाड़ी कितने हैं और कैसा उनका प्रदर्शन है हाल में? छत्तीसगढ़ से भी पहले इतने प्लेयर्स नहीं थे, पेरेंट्स भी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे अपने बच्चों को लेकर, वो कम ही टूर्नामेंट जाते थे। बट अभी रिसेंट इयर्स में सारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा कर रहा है। और आपने बोला कि प्राइज मनी मिलता है, तो जैसे बीएआई ने भी प्राइज मनी काफी इंक्रीज किया, तो इससे भी लोगों का क्रेज बढ़ रहा है स्पोर्ट्स और बैडमिंटन के प्रति। तो आई फील बैडमिंटन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बच्चों के प्रति फोकस्ड हो चुके हैं, और बहुत सारे यंग प्लेयर्स अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो ऐसे ही आगे करते रहें। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं लगातार? छत्तीसगढ़ में एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है बैडमिंटन को लेके। काफी ज्यादा नए कोर्ट्स खुल चुके हैं रायपुर में, और अभी हाल ही में होने वाला है 20 सितंबर टू 25 सितंबर सीएम ट्रॉफी इंटरनेशनल चैलेंज रायपुर में। तो ये छत्तीसगढ़ का फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा। तो हाँ, छत्तीसगढ़ इम्प्रूव कर रहा है। यदि हम भारतीय टीम को देखें तो भविष्य में आप कैसा उसका भारतीय बैडमिंटन टीम का भविष्य आपको नजर आता है? बहुत ही सुनहरा भविष्य नजर आता है, बिकॉज अभी ही रिसेंटली हमने मेंस में थॉमस कप होता है, तो मेंस टीम ने थॉमस कप टूर्नामेंट जीता है रिसेंटली, और हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि इंडिया में अभी तक थॉमस कप कोई नहीं जीता था। तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो आई फील कि इंडियन बैडमिंटन वर्ल्ड में काफी ज्यादा अच्छा करेगा आने वाले समय। जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी आकर्षी जी? मैं किसी एक को ये श्रेय नहीं दे सकती, अगर ये दिया तो बहुत गलत होगा दूसरों के साथ जी। तो मैं अपने सारे कोचेस जो मुझे बचपन से लेकर अभी तक सिखाए हैं, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे स्कूल्स और स्टडीज में भी हेल्प किए, मेरे टीचर्स, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, तो इन सब ने मेरे को मिलके सपोर्ट किया है, मेरे फैमिली मेंबर्स। तो इन सब का सपोर्ट रहा है कि मैं आज इतना अच्छा कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं और किस तरह की महत्वाकांक्षा आप रखती हैं? मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं अपने कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूं, और मैं अभी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में भी हूं, तो जो कि 2024 और 2028 ओलंपिक के जो
मतलब कैपेबल प्लेयर्स हैं जो उसमें अच्छा कर सकते हैं, उनको रखा है, तो आई एम अंडर टॉप। तो मेरा यही एम है कि मैं अपने कंट्री को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूं और उसके लिए मेडल जीतूं। जी, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपके ख्वाब हैं, सपने हैं, वो पूरे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।